हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग इसरो यूआरएसी के इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे ये लगभग सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेगा इसमें देखने को, तो इसमें सारे कुछ मिक्स होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह के सवाल आने की संभावना है इसरो यूआरएसी में। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम में ये सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ये चैनल आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ओके, तो देखो जो भी क्वेश्चंस इस सेशन में है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसा है कि इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा अभी, उसको भी आपको नोट करके रखना है, उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। ए बाइसिंग सर्किट हैज़ ए स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 40 if due to temperature change ICO changes by 1 microampere then IC will change by। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर की बात की गई है। गिवन क्या है, हमें गिवन है इसमें हमें स्टेबिलिटी फैक्टर यानी कि S इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 40। ठीक है, और क्या बोला गया, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज यानी कि ICO जो है हमारा लीकेज करंट की बात करें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसमें, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डेल ऑफ ICO के जैसा। ठीक है, तो डेल ऑफ ICO कितना दे रखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, और क्या दे रखा हुआ है, और दे रखा हुआ है, और कुछ नहीं दे रखा हुआ है, हमें बोला है IC फाइंड करने। IC कहने का मतलब क्या हो गया, कलेक्टर करंट। क्या हो गया, कलेक्टर करंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, IC विल बी चेंज की बात की गई है, तो डेल IC हम लोग ले लेते हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी फैक्टर देखें हम, सिंपल सा एक फार्मूला होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का, S इक्वल टू डेल ऑफ IC डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ICO। ठीक है, चेंज इन कंट्रोल करेंट विथ रिस्पेक्ट टू लीकेज करंट, ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे S जो है हमें गिवन है स्टेबिलिटी फैक्टर 40, और डेल IC हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। डेल ICO दे रखा हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ से डेल IC जो है वो आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से डेल IC कितना निकल कर आ गया 40 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेरिएबल इज, 4 वेरिएबल के लिए क्या पूछा है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन जब आपको फाइंड करना हो, नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, तो नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 to the power 2 का पावर n, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे जो n है ये कहलाता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इनपुट। ओके, तो यहाँ पर n क्या है, हमारा n दे रखा हुआ है, 4 वेरिएबल की बात की गई है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 16, और 2 to the power 16 इक्वल टू हो जाएगा 65536। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो 4 वेरिएबल के लिए कितने बुलियन एक्सप्रेशन के लिए नंबर की आवश्यकता होगी, 65536 की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला, द फंक्शन f of t sin 2t प्लस sin 4t हैज द टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड फाइंड करने को बोला है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, f of t इक्वल टू साइन 2t प्लस साइन 4t। ठीक है, ये है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ से देखो W1 इक्वल टू 2 लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 इक्वल टू 4, ये हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे क्या है W1 और W2 की बात की गई है, और एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है, W1 और W2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो HCF अगर हम लोग W1 और W2 का HCF निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 का HCF हमारा 2 निकल कर आएगा, और LCM की बात करें 2 और 4 की तो LCM कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना निकल कर आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड निकल कर आ गया हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नोट। ओके, और 2 पाई यहाँ से हो गया, ओमेगा नोट हमारा कितना निकल कर आया है, 2, तो 2 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया, पाई सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, The Hannes-Shockley experiment enables one to determine the, तो देखो सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी फाइंड करने के लिए दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक तो एक्सपेरिमेंट किया गया था हॉल इफेक्ट का, ठीक है, हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हम कहते हैं हैनेस-शॉकले, ठीक है, हैनेस-शॉकले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसमें जो है हॉल इफेक्ट, ये हॉल इफेक्ट में क्या किया गया था एक्सपेरिमेंट, हॉल इफेक्ट का यूज़ क्या है एक्चुअली, तो हॉल इफेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं यूज टू कैलकुलेट द मोबिलिटी। मोबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट और हैंसे-शॉकली एक्सपेरिमेंट दोनों का यूज़ किया जाता है मोबिलिटी फाइंड करने में। बट डिफरेंस क्या है, इसमें जो है यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी, यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी, और इसमें भी क्या किया जाता है, अच्छा चलो, यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली। ठीक है, इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे ही क्या करते हैं हम लोग, मोबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और इस पे क्या होता है, यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे ओनली। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसका यूज़ किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली, और हॉल इफेक्ट का यूज टू कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ओनली। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस था। तो यहाँ पे हैंसे-शॉकली एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ओनली हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगर हॉल इफेक्ट की बात की गई होती तो हॉल इफेक्ट के में हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर आ जाता, मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, फॉर द सर्किट शोन द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय, ये 1 ओम रजिस्टर जो दे रखा हुआ है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमें फाइंड करना है। तो जब भी किसी भी नेटवर्क में आपको वोल्टेज या करंट फाइंड करने को बोला जाए तो आपको या तो KCL यूज़ करना है या फिर KVL यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक नोड दे रखा हुआ है, हम लोग इस पे क्या करते हैं, KCL अप्लाई कर देते हैं। इसको मान लिया V1, अब यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से एक करंट आ ही रहा है, एक करंट यहाँ से इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसे हम मान लिए I1, इसे हम मान लिए I2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं KCL। तो KCL में क्या होता है, टोटल इनपुट, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल
आउटगोइंग करेंट, ठीक है, टोटल आउटगोइंग करेंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है हमारा KCL, या फिर समेशन ऑफ करंट मीटिंग एट अ नोड इक्वल टू 0। तो टोटल इनपुट कौन सा है, इनपुट करंट तो एक ही आ रहा है, ये हो गया हमारा 1 एम्पियर करंट जो जा रहा है, उसके बाद डिवाइड हो गया I1 में और I2 में हमारा आउटगोइंग करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 एम्पियर, I1 क्या हो गया, I1 देखो I1 हो गया ये वाला करंट, ये कहाँ जा रहा है 1 ओम के एक्रॉस में जा रहा है, तो इसको अगर हम लोग I इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, तो V 1 है तो V1 डिवाइडेड बाई R कितना है 1 ओम है, प्लस I2 की बात करें तो I2 यहाँ पे ऐसे फॉलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नोड दे रखा हुआ V1 और यहाँ पर एक वोल्टेज है 4 वोल्ट का, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं V1 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दे रखा हुआ है 3। अब इसे कैलकुलेट कर दो, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3, ये हो जाएगा 3V1 प्लस V1 माइनस 4 और यहाँ पे तो 1 एम्पियर है ही है। अब ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3V1 प्लस V1 इक्वल टू 4V1 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई नथिंग, तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 इक्वल टू 4V1 और V1 इक्वल टू यहाँ से निकल कर आ गया 7/4 वोल्ट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला। आगे क्या बोला, द टाइम रेट of change of a current passed through 1 Henry inductor is 2 milliampere per second. This means that the voltage across the inductor is, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है इंडक्टर की और हमें क्या बोला है, वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस दी इंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, हमें गिवन की बात करें तो हमें दे रखा हुआ है एक तो इंडक्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है L इक्वल टू 1 मिली हेनरी दे रखा हुआ है, और क्या बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, क्या बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट की बात करें यानी कि क्या हो जाएगा ये di/dt, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो हमें दे रखा हुआ है 2 मिली एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा हुआ। और हमें क्या बोला है वोल्टेज फाइंड करने को, ठीक है, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो इंडक्टर के केस में अगर हम लोग करेंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप देखें विथ इंडक्टर तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है V इक्वल टू L di/dt, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें V तो फाइंड करना है, L कितना दे रखा हुआ है, L दे रखा हुआ 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और इंटू di/dt कितना दे रखा हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइक्रो वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से, ठीक है। आगे क्या बोला, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर की बात की गई, पिछले क्वेश्चन में क्या था इंडक्टर, अब यहाँ पर क्या है कैपेसिटर की बात की जा रही है। द करेंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर इज, हमें कैपेसिटर का करेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर कैपेसिटर की बात की गई है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले तो आपको कैपेसिटर दे रखा हुआ 1 माइक्रोफराड का, और क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज की बात की गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, तो इसे हम लिखेंगे dV/dt, और ये दे रखा हुआ है 2 वोल्ट पर सेकेंड दे रखा हुआ है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें फाइंड करने को बोला है करंट का वैल्यू, यानी कि I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम, अगर हम लोग I मीन्स करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप देखें विथ कैपेसिटर तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/C
सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ऐसे कुछ इस तरह से रिलेशन बनकर आएगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमें आई फाइंड करना है, तो सी का क्या है 1 माइक्रोफराड यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और डी वी बाई डी टी कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 2 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और 2 माइक्रो एम्पियर हमारा यहाँ से क्या हो गया, करंट निकल कर आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला। द कैपेसिटी ऑफ एन एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल विथ 4 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ एंड 1 dB SNR इज ओके। तो इसमें क्या बोला कि सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैंडविड्थ जो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, बैंडविड्थ है हमारा 4 किलोहर्ट्ज का, और SNR दे रखा हुआ है 1 dB का, और हमें बोला है चैनल कैपेसिटी फाइंड करने को। ठीक है, क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें क्या गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है, कितना गिवन है 4 किलोहर्ट्ज, और क्या दे रखा हुआ है, और दे रखा हुआ है SNR दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये दे रखा हुआ है 1 डेसिबल। ओके, और हमें फाइंड करना है क्या, चैनल कैपेसिटी। तो चैनल कैपेसिटी की बात करें अगर हम लोग, चैनल कैपेसिटी क्या होता है, C इक्वल टू B log बेस 2 और 1 प्लस SNR। ठीक है, यहाँ पर B जो है ये कहलाता है बैंडविड्थ, और SNR हो गया हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो सारा कुछ हमें गिवन है, कैलकुलेट कर लेते हैं। बैंडविड्थ कितना दे रखा हुआ है 4 किलोहर्ट्ज यानी कि 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और log बेस 2 यहाँ पे 1 प्लस SNR कितना है, ये हमें दे रखा है वो 1 dB। ओके, आप कैलकुलेट करो 4 इंटू 10⁻³ log बेस 10 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और log बेस 2 इक्वल टू होता है 1। ओके, यानी कि ए आप ऐसे लिख लो, ये क्या होता है इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1 डेट इज इक्वल टू, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, तो 4 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा हमारा 4 किलोबाइट पर सेकेंड। यहाँ से हमारा निकल कर आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला। द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर इज। तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट आउटपुट रिलेशन के बारे में बात क्या है पूछा है। तो क्या होता है देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम लोग अगर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की, ये होता है 3 तरह का। क्या क्या होता है, एक तो होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर, और एक होता है कॉमन एमीटर। ठीक है, 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर होता है। तो इसमें जो कॉमन एमीटर है केवल इसमें क्या होता है, फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, इसमें केवल इसमें ही केवल फेज शिफ्ट होता है। वो कितने का होता है 180 डिग्री सेल्सियस का। कहने का मतलब अगर इसमें इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट सिग्नल ये रहा, ये क्या है इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है, अगर इसे पास किया जाए कॉमन एमीटर सर्किट से तो इसका फेज शिफ्ट हो जाएगा आउटपुट पे 180 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आउटपुट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में क्या, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता, डेट इज ये क्या होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बोला, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज। क्लास ए एम्पलीफायर की इफिशियंसी पूछी है। तो एम्पलीफायर की अगर हम लोग बात करें तो एम्पलीफायर 4 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। 4 तरह का एम्पलीफायर है, और इसकी इफिशियंसी की बात करें तो क्लास ए का 50% होता है,
क्लास बी का 78.5% होता है, क्लास सी का 100% होता है और क्लास ए बी का ये आ जाएगा बिटवीन ए और बी, यानी कि 50% टू 78.5% हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी। ये सारा कुछ आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्लास ए के बारे में पूछा है तो क्लास ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 50%, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये एक जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करना और नीचे कमेंट पे जाकर इसका जवाब जरूर से जरूर देना और बताना कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये जरूर कमेंट करके इसका आंसर देना। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे साथ आगे भी बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर।